लेकिन सवाल बार बार वही आता है कि उनको तो कोर्ट से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, और जब उनके परिवारजनों को टिकट देने की बात आई थी तो उन्होंने उसको स्वीकार क्यों ना यानी ये कहा जाए कि पार्टी में उनकी भूमिका पहले से ही शून्य हो गई थी, तो इसके बाद निष्कासित करना शायद पार्टी को इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करती। कुंदन जी, बार बार लेकिन सवाल वही आता है, अभी फिलहाल जो काउंटिंग को लेकर यदि हमने अपडेट भी देखा, अभी भी आप आश्वस्त हैं सर जीत को लेकर? क्योंकि हमने दतिया उपचुनाव में, मैंने जो पहले भी पूछा था कि विपक्षी दल से लड़ने की अपेक्षाकृत हमने देखा पार्टी आपस में लड़ती भिड़ती नजर आई, अवधेश नायक नाराज नजर आए, फिर उनको मनाया गया, पूरा दल आपका भी उतरा सर, जहां भाजपा पूरी उतरी वहां कांग्रेस भी पूरी लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है कांग्रेस के लिए। कितनी बड़ी चुनौती इस समय दिख रहे हैं? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो चुनौती होती है, चुनाव चुनौती के रूप में ही हर दल लेता है। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको चुनौती की तरह स्वीकार किया था, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश कांग्रेस के जुझारू और युवा अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरी ताकत वहां पे चुनाव में लगाई, और जितने बड़े नेता थे सभी लोगों ने, और जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोहित जी ने कमलनाथ जी की भूमिका के ऊपर प्रश्न किया, तो ये शुरू में भी स्पष्ट कर दिया गया था कमलनाथ जी अस्वस्थ हैं, अपने इलाज के लिए विदेश में हैं, और वो अगर वो होते तो निश्चित रूप से वो भी यहां पे आते और भारतीय जनता पार्टी के इस बात को प्रश्न उठाने का मौका नहीं देते। लेकिन अस्वस्थता के चलते वो चुनाव में नहीं थे, उन्होंने पार्टी को पहले ही सूचित कर दिया था कि मैं इन दिनों में बाहर रहूंगा, तो उनके आने का तो खैर प्रश्न नहीं था। लेकिन पूरे सभी नेता वहां पे लगातार समर्पण के साथ में, एकजुटता के साथ में, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में घनश्याम जी के लिए लगातार सक्रिय रहे, और आखिरी चुनाव प्रचार के दिन तक वहां पे अपनी भूमिका के साथ में घर घर जाने का काम किया और लामबंद किया वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को। और मैं फिर कह रहा हूं, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जरूर दतिया का जीतने जा रही है। अभी शुरुआती रुझान है, 3 राउंड हुए हैं सर, वो दावे तो हम शुरुआत से ही जीतू पटवारी के मुंह से सुनते आ रहे हैं कि इस बार 25,000 ज्यादा वोटों से ही हम जीतेंगे, पिछली बार कांग्रेस ही जीती थी। जिस तरह से मोहित जी आप अभी कह रहे थे, वाकई की कमलनाथ पूरे चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दिए सर, इसको लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आपका इस समय पूरा संगठन वहां पर पहुंचा था। काउंटिंग को लेकर अपडेट भी आपने अभी देखा, आशुतोष तिवारी आगे तो चल रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए कितनी बड़ी आप चुनौती देख रहे हैं? क्योंकि एक हमने देखा वहां पर नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थकों का प्रदर्शन, उससे बड़ी चीज कि ये चुनाव भी उस समय हुए सर जहां देश भर में हमने जेनजीज का प्रदर्शन देखा। क्या लगता है कोई प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए, जो जेनजी का प्रदर्शन था वो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ समय तक तो वो जेनजी का प्रदर्शन रहा, उसके बाद उसमें अराजक तत्व, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे ऐसे लोग उसमें एंटर हो गए, तो उसका पूरा जो आंदोलन का जो डायरेक्शन था वो पूरा चेंज हो गया। और जिस तरह से वहां पर जो अराजक तत्वों ने छात्रों के नाम पर अराजकता करी, तोड़फोड़ करी, पुलिस वालों के साथ, लोगों के साथ करी, पार्टी के खिलाफ माहौल तो बना जी, पार्टी के खिलाफ सर माहौल तो बनाना, लेकिन देश भर में नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, वो जो माहौल पार्टी के खिलाफ नहीं था। देखिए, एक तो जो छात्रों की मांग थी वो छात्रों की मांग पूरी की गई। जो छात्रों को इस बात को लेकर परसेप्शन था कि देखिए परीक्षाओं में जो लीकेज हो रहा है या जो रिजल्ट्स की प्रॉब्लम थी, उसको लेकर नया बिल पारित किया गया। उस समय कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों की क्या भूमिका रही, सबने संसद में देखा। तो जो ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे थे, वो पूरा नैरेटिव संसद में जब उसका बिल पारित हो गया, जब छात्रों की मांग पूरी हो गई, छात्र संतुष्ट होकर अपने बात में अराजकता की कर रही हूं कि वही एक प्रदर्शन हमने देखा, वही प्रदर्शन हमने दतिया में देखा। दोनों ही बड़े प्रदर्शनों का कहीं ना कहीं तो पार्टी के खिलाफ एक माहौल सर बनता ही है, और साख जब दाव पर लगी हो तो चैलेंजेस तो आपके लिए भी सामने आ ही रहे हैं। देखिए, हर चुनाव एक चैलेंज होता है, और उस चुनाव को, उस चैलेंज को भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियसली लेती है। मैंने पहले भी कहा कि किसी भी स्तर का चुनाव हो, सरपंच का हो, वार्ड पार्षद का हो, विधायक सांसद का हो, हम हर चुनाव को, चुनौती को बहुत सीरियसली और पूरा एनालिसिस करके उस पर हम उतरते हैं। और आपने देखा कि शुरुआत से जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन के बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरह से चुनाव को मैनेज कर रहा था, किस तरह से चुनाव लड़ रहा था। चुनौती मान रहे थे कि आप खुद मुख्यमंत्री एकमात्र बाई इलेक्शन में सभा करने उतरते हैं, वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उतर जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े दिग्गज नेता उतर जाते हैं। बिल्कुल,
देखिए, हमारे पास संगठन है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की और दायित्ववान कार्यकर्ता जिनको नेता कहा जाता है, उनकी बड़ी लंबी संख्या है। तो क्यों नहीं हम उनका सदुपयोग करेंगे? सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है, सबकी अपने अपनी लोगों से संपर्क, जनसंपर्क होता है, तो हम उनका उपयोग क्यों नहीं करेंगे? देखिए, आप जैसे अभी आप कुंदन जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी स्वस्थ थे, चलिए वो स्वस्थ है, वो ईश्वर करे वो जल्दी स्वस्थ हो, दीर्घायु हो। अजय सिंह जी कहां थे? कांतिलाल भूरिया जी कहां थे? और जो नेता लोग आए भी, वो अपनी मुंह दिखाई करके कुछ समय देकर, सिर्फ एकमात्र व्यक्ति जो डटा रहा वो जीतू पटवारी जी, जिनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो कांग्रेस में गुटबाजी तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही परिलक्षित होती है। और भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर सब नेताओं ने अपनी अपनी भूमिका को पूरे समय निर्वहन किया। चलिए ठीक है, इसका जवाब तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले कुंदन जी कह रहे थे कि भाजपा आपस में लड़ रही थी तो उनके गुटबाजी का कहीं ना कहीं लाभ हमारी पार्टी को मिलते दिखाई दे रहा है। सर, बहुत सारे लोगों के नाम गिनवा दिए कि चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आए, नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक कोई नहीं दिखाई दिया। देखिए, अधिकतर हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेके बड़े नेता तक सभी वहां पे उपस्थित थे। 2-3 नाम जो इन्होंने गिनाए, सबके अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसे तो फिर मैं भी प्रश्न कर सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर चंबल संभाग के ही बहुत सारे नेता जो थे वो वहां पे आपके चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दिए, तो मैं भी नाम गिना सकता हूं। नाम और इस प्रकार की बातें करने से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हमारी कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वहां पे जो वातावरण था उसको आगे बढ़ाते हुए ये दिखाया कि चुनाव की चुनौती कैसे स्वीकार की जाती है। और हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस चुनौती को चुनौती के रूप में लेते हुए अच्छे तरीके से लामबंद होकर चुनाव लड़ा। और अभी आपको आने वाले समय पे और पता पड़ेगा सर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को कितने अच्छे से लड़ा था। पार्टी से ज्यादा बड़ी सर क्या व्यस्तताएं होगी एक नेता के लिए? आपके नेता कहां गायब थे? आप किससे पूछ रहे कुंदन जी? देखिए, हमारे यहां से सभी वरिष्ठ नेता जो वहां पे होने चाहिए, वो जिन लोगों का वहां प्रभाव है वो सब पहुंचे। हमारे जीतू पटवारी जी लगातार वहां पे थे, मुकेश नायक जी हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष वहां पे लगातार थे, जयवर्धन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी से लेके सभी तमाम बड़े नेता वहां पे उपस्थित थे और वो लगातार कार्य कर रहे थे। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को जो हमेशा बढ़त मिलती थी वैसी बढ़त नहीं मिल पा रही। शुरुआती रुझान में भी दिख रहा है, हम लोग नेक टू नेक चल रहे हैं अभी, और अभी बड़ा उलटफेर होगा, आप देखना। और कांग्रेस पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है वहां पे। हाँ बिल्कुल, यानी दोनों ही पार्टी आश्वस्त नजर आ रही हैं। चैतन्य जी, जिस तरह से आप दोनों ही प्रवक्ताओं को लगातार सुन रहे हैं, लेकिन यदि हम पर्टिकुलर दतिया की बात करें सर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल क्षेत्र सियासत का केंद्र कहलाता है। यदि हम दतिया में इस समय उपचुनाव की बात कर रहे हैं, विकास को लेकर वहां की जनता कहती है कि 2.5 साल से विकास रुका हुआ था, यानी वहां पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए, सिर्फ एक विकास बड़ा मुद्दा है वहां पर? मुद्दे यदि हम देखें तो क्या एक वो रहेगा आधार जनता के लिए कि वोट किया होगा इस पर? देखिए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोग यही चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छा विकास हो। उनका जो प्रतिनिधि है वो विधानसभा में अपनी दमदारी से बात रखे और तमाम तरह की जो विकास कार्य है उनको आगे बढ़ाए। अब चूंकि वहां पर राजन भारती विरोधी पार्टी के विधायक थे, तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में होता है वो निश्चित तौर पर ये चाहता है कि जो विरोधी पक्ष के विधायक हैं उनके यहाँ कामों में अड़ंगा लगाया जाए। और ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर वहां पर पूरा डेवलपमेंट होने लगेगा, सरकार पूरा डेवलपमेंट अगर विरोधी पार्टियों के विधानसभा में करने लगेगी, तो आप ये मान के चलिए कि फिर वो विधानसभा का जो प्रत्याशी है वो हमेशा के लिए जीत का दावेदार बन जाएगा। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी की जो स्ट्रेटेजी रहती है कि हमें अपने इलाके के जो हमारे अपने विधायक हैं उनके इलाके में ज्यादा काम करवाना है। बहुत ज्यादा कोई दमदार अगर विरोधी पार्टी का विधायक है तो उसके यहाँ भी काम करवाया जाता है। जहां तक उनका आरोप है कि 2.5 साल से वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसके पीछे यही कारण हो सकता है कि सरकार ने उतना महत्व न दिया हो राजेंद्र भारती के विधानसभा को,
लेकिन कुल ये बात मिलाकर सही कहा है जाए कि कि सत्ता पक्ष रहती है तभी वो कहीं ना कहीं प्रभावी होते हैं। एक दतिया से बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। तीसरे राउंड के नतीजों में भी बीजेपी आगे है। हालांकि शुरुआती रुझान है बीजेपी के आशुतोष तिवारी 12,515 वोट से आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है, जहां कांग्रेस के घनश्याम को 12,376 ही वोट मिले हैं, जहां बीजेपी के आशुतोष तिवारी 139 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए यहां पर नेट टू नेट टक्कर देखी जा रही है, लेकिन यदि हम देखें तो फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। एक बड़ा अपडेट है, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इन्हें नतीजे नहीं कहा जा सकता। तीसरे राउंड के जहां काउंटिंग में यदि हम देखें तो फिलहाल ये एक बड़ा अपडेट आ जाता है सामने कि जहां 12,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। ये तीसरे राउंड की काउंटिंग का अपडेट आपको बता रहे हैं। चैतन्य जी, अब क्या कहेंगे आप? फिलहाल देखें तो नेट टू नेट यहां पर एकदम हम देख रहे हैं कि काउंटिंग आ रही है, दोनों ही प्रत्याशी आगे तो चल रहे हैं, लेकिन 139 मात्र वोटों का अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए वही मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि अभी बहुत शुरुआती रुझान है और इसमें 139 वोटों से अगर पार्टी आगे है भारतीय जनता पार्टी, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। 1,000, 2,000, 5,000 वोट से जब व्यक्ति आगे होता है तब ये मान के चला जाता है कि उसकी जीत सुनिश्चित हो रही है। लेकिन अभी 139 वोटों से आपने जैसा बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तिवारी जी आगे, तो हो सकता है कि चौथे राउंड में वो पीछे हो जाए और जो आपके कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ जाए। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना बड़ा कठिन होता है, कोई भी निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन वास्तव में इस जीत का सेहरा किसके माथे पे आएगा। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और तमाम वरिष्ठ नेता जो है वहां पर दतिया में डटे रहे, क्योंकि उनको ये लगता था कि ऐसा ना हो कि कहीं नरोत्तम मिश्रा ने जो एक विरोध प्रदर्शित किया है उसका असर हमारे प्रत्याशी की जीत और हार पर ना पड़े। इसलिए चाहे मोहन यादव जी हो चाहे हेमंत खंडे, इंतजार करना पड़ेगा। सर कुंदन जी, फिलहाल 3 राउंड की काउंटिंग का अपडेट आप भी देख रहे हैं। सर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, सर अभी भी आश्वस्त हैं जीत को लेकर? देखिए बहुत मामूली बढ़त के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे आई और हमें पूरी उम्मीद है, मैं आपको शुरुआत से ही कह रहा हूं कि आप जैसे जैसे ये राउंड बढ़ेंगे वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और अंत में मैं आपको कह रहा हूं 7 से 8,000 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी वहां पे जीत के आएगा। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों की जो अनुमान है उस अनुमान से बढ़ते हुए कम से कम 7 से 8,000 बता रहा हूं, उससे उस आंकड़े से कांग्रेस पार्टी वहां पे चुनाव जीतेगी और हम उसके लिए आश्वस्त हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और कुंवर घनश्याम सिंह वहां से विधायक बनेंगे। ठीक है मोहित जी, एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर कुंदन पंजाबी जी बोल रहे हैं और इससे पहले हम जीतू पटवारी को भी लगातार सुनते आए कि 25,000 वोटों से इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटों से वो जीत का दावा करते आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? एक उनका खुद का अपना एग्जिट पोल उन्होंने बता दिया है। देखिए कुंदन जी ने तो जीतू पटवारी जी की बात को झुटला दिया। 18,000 वोट तो कुंदन जी ने टीवी स्क्रीन पे कम कर दिए और बाकी वोट जो है वो दतिया की जनता कम कर देगी। तो देखिए जैसा मैंने कहा कि गुटों में बटी पार्टी, नेता विहीन, नीति विहीन, नियत विहीन पार्टी, तो उसका जब जनता के सामने जाते हैं तो जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि कौन हमारा विकास कर सकता है। देखिए अभी विकास की बात हो रही थी, देखिए दतिया के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि वहां पर एयरपोर्ट बन सकता है। चलिए मोहित जी, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जीत का दावा यहां पर आप भी कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना स्पष्ट सही नहीं होगा, जल्दबाजी होगा, देखने वाली बात होगी आगे और 15 राउंड की काउंटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। मोहित जी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। कुंदन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चैतन्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो इस समय आप दतिया का दंगल देख रहे हैं कि किसका विजय तिलक होगा और अब देखने वाली बात होगी कि 3 राउंड की काउंटिंग का तो अपडेट आपको दे दिया, लेकिन 15 राउंड की काउंटिंग के बाद विजय तिलक किसका होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।